आप सभी विद्यार्थियों एवं श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात इंग्लैंड की क्या स्थिति थी, इस पर हम बात करेंगे। पूर्व पीठिका देख लेते हैं। पहले हम प्रथम भाग में 18 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और उसके बाद शेष 18 बिंदुओं पर दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका से इंग्लैंड का साम्राज्य क्षत विक्षत हो गया। उसकी आर्थिक स्थिति रसातल में पहुंच गई। मित्र राष्ट्रों को विजय अवश्य प्राप्त हुई थी, किंतु इंग्लैंड और बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर बाकी सभी मित्र राष्ट्र पूरी तरह से पराजित हो चुके थे तथा वे केंद्रीय शक्तियों के अधीन जा चुके थे। सोवियत रूस अवश्य पूर्ण पराजय को प्राप्त नहीं हुआ था, किंतु राजधानी मॉस्को तक हिटलर ने घेरा डाल दिया था। उसे बहुत नुकसान उठाना पड़ा था। अंततः यद्यपि जर्मन सेना को बाहर खदेड़ने में वह सफल रहा था और बर्लिन तक उसने अभियान भी किया था, किंतु बहुत क्षति उसे भी उठानी पड़ी थी। ब्रिटेन एवं मित्र राष्ट्रों की स्थिति पूरी तरह से परिवर्तित हो चुकी थी। न केवल देश के भीतर बल्कि देश के बाहर भी उनकी स्थिति, परिस्थिति एवं क्षमता में बड़ा बदलाव हो चुका था। फ्रांस बुरी तरह से परास्त हुआ था। आपको ज्ञात है कि जर्मनी ने तीव्र आक्रमण वहाँ पर किया था। मैजिनो लाइन, जिस पर उसे बड़ा गर्व था कि जर्मनी को वहाँ पर रोक लेगा, भूमिगत किलों की कतार थी, बंकर थे, सेना पूरी व्यवस्था के साथ वहाँ थी, किंतु उसे भी क्षत विक्षत करते हुए कुछ ही दिनों में फ्रांस को जर्मनी ने परास्त कर दिया था। ब्रिटेन में भी हिटलर की वायुसेना ने जबरदस्त आक्रमण किया था तथा सार्वजनिक एवं निजी भवन बड़े पैमाने पर नष्ट हुए थे। जनता के लोग मारे गए थे, सैनिक मारे गए थे। अकेले लंदन में 50,000 बम गिराए गए थे। आज भी ब्रिटेन के कई स्थानों में द्वितीय विश्व युद्ध के जिंदा बम पाए जाते हैं। अभी हाल में ही कुछ दिन पहले ही ये समाचार प्रकाशित हुआ था कि जिंदा बम अभी भी वहाँ पाए जा रहे हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व के राजनीतिक परिदृश्य में बड़ा परिवर्तन हुआ। स्वयं इंग्लैंड तथा फ्रांस की स्थिति परिवर्तित हो गई। विश्व शक्ति के रूप में इंग्लैंड का स्थान जाता रहा। विश्व राजनीति में इंग्लैंड और फ्रांस का स्थान संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस के द्वारा लिया जाने लगा। इस तरह से द्वितीय विश्व युद्ध से स्थिति, परिस्थितियाँ, राजनैतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, सैनिक स्थिति और महत्व बहुत तेज़ी के साथ बदला था और इंग्लैंड को बहुत नुकसान उठाना पड़ा था। तो हम देखेंगे द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात इंग्लैंड की स्थिति किस प्रकार थी। पहला है, इंग्लैंड में द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात लेबर पार्टी की सरकार आई। विश्व युद्ध के पश्चात प्रथम चुनाव में लेबर पार्टी की सत्ता आई एवं क्लेमेंट इटली के नेतृत्व में सरकार बनी। विश्व युद्ध जिताने वाले, जिन्होंने विश्व युद्ध जिताया था, चर्चिल की पार्टी चुनाव में परास्त हुई। क्लेमेंट इटली के नेतृत्व में लेबर पार्टी की सरकार ने व्यापक स्तर पर जन कल्याणकारी कार्य संपादित किए तथा आंतरिक सुधार संपन्न किए। उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा की स्थापना की, ये पहला कार्य उन्होंने किया। इस सरकार के द्वारा किए गए जन कल्याणकारी कार्यों में स्वास्थ्य सेवा की स्थापना प्रमुख था। सभी ब्रिटिश नागरिकों को मुफ्त में स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना इसका लक्ष्य था। इस कार्य में चिकित्सकों के द्वारा विरोध किया गया था, जिसका निदान सरकार के द्वारा उन्हें निजी प्रथाओं को जारी रखने की अनुमति देकर किया गया। कहने का अर्थ, वे प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते थे तथा आम जनता को स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं। अस्पतालों का राष्ट्रीयकरण किया गया। एक व्यवस्था इस हेतु तैयार की गई। तो सभी को स्वास्थ्य की सुविधा मुफ्त में मुहैया कराई गई, जिसका अनुपालन बाकी देशों में किया गया। हमारे देश में भी इस तरह की व्यवस्था हम देखते हैं। शासकीय चिकित्सालय होते हैं, वहाँ डॉक्टर होते हैं, उनको पेमेंट मिलता है और वो चिकित्सा का कार्य वहाँ करते हैं। तो राष्ट्रीयकरण करके यह व्यवस्था वहाँ पे स्थापित की गई। अब इसका कारण ये था कि इस समय बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए थे, बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे, अपंग हुए थे। इस कारण से स्वास्थ्य सेवाओं की अनिवार्य आवश्यकता थी। इसको ध्यान में रखकर यह व्यवस्था की गई। राष्ट्रीयकरण की नीति अपनाई गई। इस नीति के अंतर्गत बैंक ऑफ इंग्लैंड का राष्ट्रीयकरण किया गया। रेलवे विभाग का, भारी उद्योग जितने थे उनका, कोयला खनन उद्योग तथा स्टील उद्योग का भी राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसमें स्टील उद्योग के राष्ट्रीयकरण पर काफ़ी विवाद था।
और लोग नहीं चाहते थे कि उसका राष्ट्रीयकरण हो। राष्ट्रीयकरण से अर्थ उद्योगों का नियंत्रण सरकार ने अपने हाथों में ले लिया। इस तरह ब्रिटेन में इस काल में राष्ट्रीयकरण की नीति की शुरुआत हुई। विशेषकर गिरावट वाले उद्योगों को, जिनमें नुकसान हो रहा था, लगातार पतन की ओर बढ़ रहे थे, उनका राष्ट्रीयकरण किया गया ताकि उनकी स्थिति को सुधारा जा सके। चौथी बात थी राष्ट्रीय बीमा अधिनियम। 1946 में राष्ट्रीय बीमा अधिनियम पारित किया गया ब्रिटेन में। इसमें काम पर लगे श्रमिकों हेतु राष्ट्रीय बीमा की समान दर का भुगतान किया गया। श्रमिक के अलावा उनकी पत्नियों को भी इसका लाभ दिया गया। इसके अंतर्गत फ्लैट रेट पेंशन, बीमारी पर लाभ, बेरोजगारी पर लाभ और अंतिम संस्कार हेतु मृत्यु हो जाने पर सहायता, अंतिम संस्कार हेतु राशि दी जाने लगी। वर्तमान में हमारे देश में भी इस तरह से व्यवस्था की जाती है। कोई शासकीय कर्मचारी की मृत्यु हो तो तत्काल उसके परिवार को राशि उपलब्ध कराई जाती है। आय का कोई अन्य स्रोत न होने की दशा में बाल लाभ सहायता के रूप में प्रदान किए जाने की व्यवस्था की गई। इस तरह से बीमा की व्यापक व्यवस्था हुई। बेरोजगारी पर नियंत्रण रखने का प्रयास इस सरकार के द्वारा किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण आप सभी जानते हैं कि जब भी कोई महायुद्ध, बड़ा युद्ध होता है, युद्ध से संबंधित कारखाने बड़े पैमाने पर स्थापित होते हैं। युद्ध सामग्री में आप जानते हैं सैनिकों की वेशभूषा, चाहे ग्लव्स हों, चाहे हैट हो, जूते, मोजे, उनके कपड़े, उनके कवच, उसके अलावा युद्ध सामग्री, गोली, हथियार, बंदूक, तोप, जहाज से संबंधित, पानी जहाज से संबंधित, वायुयान से संबंधित जितने हथियार और जिन यंत्रों की आवश्यकता होती है, बड़े पैमाने पर उनके कारखाने स्थापित होते हैं। इसके साथ सेना जहाँ जहाँ मूव करती है, जहाँ जहाँ आगे बढ़ती है, उनके लिए राशन की व्यवस्था की जाती है, पैकिंग माल की व्यवस्था की जाती है, दवाई की उनको आवश्यकता पड़ती है। वो बीमार होते हैं, चोटें लगती हैं, घायल होते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते हैं। उन सब व्यवस्था के लिए बड़े तंत्र की और बहुत सारे रोजगार उस समय स्थापित हो जाते हैं, नए रोजगार। जैसे ही ये युद्ध समाप्त होता है उसके बाद उनकी आवश्यकता नहीं होती, इसलिए वो कारखाने, वो साजो सामान, वो सारे जो बनाने के लिए व्यवस्था की जाती है वो अचानक रुक जाती है। इस कारण बेरोजगारों की संख्या युद्ध के पश्चात, बड़े युद्धों के पश्चात बड़ी संख्या में बढ़ जाती है। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इस बात का ध्यान रखा कि किसी भी परिस्थिति में 5 लाख से ऊपर बेरोजगारों की संख्या इंग्लैंड में न बढ़ने दिया जाए, और इसमें वो सफल रहे। तो बेरोजगारी को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया। स्वाभाविक है कि बेरोजगार बड़ी संख्या में हुए, जैसा मैंने स्पष्ट किया आपको। आवास पुनर्निर्माण की धीमी गति इस समय देखने को मिली, ये भी आप जानते हैं। जैसा कि मैंने चर्चा की, बड़े पैमाने पर हवाई आक्रमण आम जनता के क्षेत्र में भी किए गए जर्मनी के द्वारा। केवल एक शहर लंदन को टारगेट किया गया तो उसमें भी 50,000 बम गिराए गए। बाकी जगह भी इस तरह के आक्रमण हुए। तो इस कारण से बड़ी संख्या में मकान टूटे, सार्वजनिक भवन, ऑफिसेस, कार्यालय थे वो सारे टूटे। तो सार्वजनिक एवं आम जनता के आवास भी नष्ट हुए थे। उन सब का पुनर्निर्माण का कार्य आवश्यक था। इस हेतु प्रतिवर्ष 4 लाख मकान प्रतिवर्ष बनाए जाने का लक्ष्य था। किंतु इस सरकार के काल में सामग्री और जनशक्ति की कमी और आर्थिक कमी के कारण इसकी आधी से भी धीमी गति से 2 लाख के आसपास, बल्कि उससे कुछ कम ही प्रतिवर्ष बनाए जा सके। तो ये धीमी गति थी, इसकी बड़ी आवश्यकता थी। आवास की कमी थी, टूटे फूटे थे, ऐसी व्यवस्था यहाँ पर थी। कमजोर आर्थिक स्थिति। ब्रिटेन की आर्थिक दशा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बहुत खराब हो चुकी थी। भारी अमेरिकी अनुदान तथा ऋण के अलावा कनाडा से भी ऋण लिया गया था, अनुदान प्राप्त हुआ था, विश्व बैंक से ऋण प्राप्त किया गया था तथा सहायता प्राप्त की गई थी, एवं भारतीय उपनिवेश से भी ऋण प्राप्त किया गया था। किंतु इसके बाद भी आर्थिक दशा सामान्य नहीं हो पाई थी। अर्थशास्त्री कीन्स के द्वारा चेतावनी भी जारी की गई थी, किंतु पूर्व प्रधानमंत्री चर्चिल एवं वर्तमान प्रधानमंत्री एटली ने उसकी सलाह की ओर ध्यान नहीं दिया था। उसने सलाह दी थी कि विदेशों में जो सैनिक अड्डे हैं, सैनिक व्यय किया जा रहा है, उसको कम किया जाए। अन्य सलाह भी थे, लेकिन ये महत्वपूर्ण सुझाव था, इस पर ध्यान नहीं दिया गया। युद्धों से बचाव की सलाह उसने दी थी। आर्थिक दशा दयनीय स्थिति तक पहुंच चुकी थी। 1946 में अमेरिका ने 50 साल का एक बड़ा ऋण प्रदान किया, कम दर पे, कम किस्तों पे।
ज़्यादा किस्तों पे चुकाया जा सकता था उसको। अर्थशास्त्री कीन्स के द्वारा अनावश्यक युद्ध तथा विदेशों में विस्तृत सेना को नियंत्रित करने का सुझाव दिया गया था। साम्राज्य पर किए जाने वाले व्यय को भी वह समाप्त कराना चाहता था। समाप्त तो नहीं हो सका, लेकिन सीमित अवश्य वह करवाना चाहता था, जिसका सुझाव उसने दिया था। मार्शल प्लान अमेरिका के द्वारा 3.3 बिलियन डॉलर तथा आगे चलकर अन्य अनुदान भी इसमें सम्मिलित हुए। मार्शल योजना के माध्यम से ब्रिटेन को प्रदान किया गया। इस राशि को ब्रिटेन द्वारा वापस नहीं किया जाना था। एक तरह से अनुदान था, बल्कि ब्रिटेन के द्वारा प्रमुख निगमों के प्रबंधन, आधुनिकीकरण तथा अन्य कार्यों में इसका व्यय किया जाना था। 1948 से इसका उपयोग प्रारंभ हुआ तथा 1951 तक आर्थिक स्थिति में सुधार दृष्टिगोचर होने लगे। भारत, पाकिस्तान, बर्मा और सीलोन को आज़ादी। चर्चिल की सरकार के द्वारा भारत पर शिकंजा कस दिया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन का दमन कर दिया गया था तथा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं को इसके द्वारा महत्वहीन बना दिया गया था। किंतु इस सरकार ने, इटली की सरकार ने 1947 में भारत पाकिस्तान के साथ बर्मा और सीलोन के क्षेत्र को त्वरित कार्यवाही करते हुए आज़ादी प्रदान कर दी। यह बड़ी घटना थी तथा इंग्लैंड में इसका विरोध भी किया गया, विशेषकर चर्चिल और उसकी पार्टी के द्वारा। कुछ विचारकों ने भी इसे ब्रिटेन का राष्ट्रीय अपमान भी कहा था। यह क्षेत्र ब्रिटेन के लिए आय के बड़े स्रोत के रूप में थे, किंतु अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों, अपने देश की सैन्य क्षमताओं का आकलन कर तथा भारत में सैनिक विद्रोह एवं जन जागृति की स्थिति को देखते हुए भारत, पाकिस्तान भी भारत का ही हिस्सा था, बर्मा और सीलोन के क्षेत्रों को आज़ाद कर दिया गया था, क्योंकि अब वो संभालने की स्थिति में नहीं थे। 1946 में भारत में नौसैनिक विद्रोह हो गया था और सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा जिस तरह से अभियान किया गया था, उससे बड़ी जागृति, विशेषकर सैनिक जागृति भारत में आ गई थी। अब भारतीय लोग ब्रिटिश सेना में नहीं रहना चाह रहे थे, सेना को छोड़ रहे थे और नौसैनिक विद्रोह भी खड़ा हो गया था। भारतीय नेताओं की अपील के बाद ये नौसैनिक विद्रोह समाप्त हुआ था, लेकिन स्पष्ट रूप से ब्रिटेन को ये खुफिया जानकारी मिल रही थी कि अब भारतीय सहन नहीं करेंगे और सैनिक विद्रोह शुरू हो जाएगा। इस कारण से मजबूर होकर, और अपनी आर्थिक दशा उनकी बहुत ख़राब थी इंग्लैंड की, और साथ में सैन्य क्षमता भी अब उतनी रही थी कि भारत में कोई विद्रोह, बड़ा देश था भारत, उसको संभालना मुश्किल उन्हें लगा। इसलिए आनन फानन में जल्दी ही अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों और अपनी स्थिति को देखते हुए ब्रिटेन ने भारत को स्वतंत्र कर दिया। यहाँ जो बातें की जाती हैं कि महात्मा गांधी जी के आंदोलन के कारण या बाकी आंदोलनों के कारण ये स्वाधीनता अंत में प्राप्त हुई थी, किंतु यह सत्य नहीं है। ये अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ थीं। ये अवश्य था, नकारा नहीं जा सकता कि महात्मा गांधी और बाकी नेताओं ने जो कार्य किया था वो नगण्य था, छोटा था, लेकिन आप अगर वास्तविक स्थिति देखें तो 1942 में जिस समय विश्व युद्ध चल रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन चला, भारत छोड़ो आंदोलन को कुचल दिया गया था और उसके बाद भारतीय नेता भी शांत परिस्थिति में बैठ गए थे, बहुत कुछ करने की स्थिति में नहीं थे, उनके पास कोई योजना नहीं थी। किंतु अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां और इंग्लैंड की स्थिति द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ऐसी हो गई थी कि मजबूर होकर उनको भारत को स्वतंत्र करना पड़ा। भारत की जागृति, विशेषकर सैनिक जागृति से वो डरे थे। और इसमें जैसे मैंने उल्लेख किया, 1946 में जो नौसैनिक विद्रोह हुआ और सुभाष चंद्र बोस ने जो काम किया था, उससे इनको बड़ी घबराहट हुई। नहीं तो आंदोलन तो बहुत समय से हमारे देश में चल रहा था, लेकिन कुछ विशेष प्राप्तियां नहीं हुई थी और अचानक फिर निर्णय लिया गया। बल्कि 1948 में की योजना थी, लेकिन उन्होंने 1947 में ही भारत छोड़ दिया, क्योंकि वो ज़्यादा और कुछ करने की स्थिति में यहाँ पर नहीं थे। इसलिए आनन फानन में भारत का विभाजन किया और विभाजन करके यहाँ की परिस्थितियों को भी उन्होंने नहीं संभाला। जिस तरह की परिस्थिति यहाँ पर थी, आप सभी को ज्ञात है कि लाखों की संख्या में कत्लेआम हुआ था, सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए थे। अगला बिंदु था उपनिवेशों को संभालने में कठिनाई इनको हो रही थी। ब्रिटिश साम्राज्य को संभालने में अधिक व्यय हो रहा था। अर्थशास्त्री कीन्स ने उसे घटाने की सलाह दी थी, विशेषकर उपद्रव की स्थिति उत्पन्न होने पर सेना भेजकर उसे शांत करने तथा हथियारों के प्रेषण में अत्यधिक व्यय होता था और भारत में इसी की आशंका थी। इस कारण ही भारत को शीघ्र स्वतंत्र कर दिया गया तथा साथ में पाकिस्तान, श्रीलंका एवं बर्मा को भी आज़ादी प्राप्त हुई। आगे चलकर मलाया, नाइजीरिया, केन्या, इसराइल, फिलिस्तीन आदि को भी स्वतंत्रता प्रदान की गई। सैन्य व्यय में कटौती।
इस समय सैनिक व्यय 200 मिलियन प्रतिवर्ष था। 1.3 मिलियन सेना की वर्दी पर ही खर्च होता था। भूमध्य सागर, अटलांटिक सागर तथा हिंद महासागर के साथ हांगकांग में नौसैनिक बेड़ा रखने में अत्यधिक व्यय हो रहा था। इसी प्रकार रॉयल एयरफोर्स में भी अत्यधिक व्यय होता था। सैनिक व्यय कम किए जाने का प्रयास शुरू हुआ और उसमें कटौती की जाने लगी। तो आर्थिक स्थिति खराब थी, इसलिए सेना को छोटा करने और उस पर व्यय कम करने के प्रयास शुरू हुए। ब्रिटिश मुद्रा की भूमिका का सीमित होना, युद्ध के कारण तथा लगातार ऋण लेने की परिस्थितियों की स्थिति में 1947 में पाउंड स्टर्लिन की स्थिति संकटपूर्ण हो चुकी थी, जो ब्रिटेन की मुद्रा थी। मुद्रा का अवमूल्यन करना पड़ा। इन परिस्थितियों में विश्व के आर्थिक लेन देन में जो पाउंड स्टर्लिन की महत्वपूर्ण भूमिका थी, वह लगातार कमजोर होती गई और इसका स्थान अमेरिका की मुद्रा डॉलर के द्वारा लिया जाने लगा। इस तरह पाउंड से जो पूरे विश्व में लेन देन होता था वो अब जाता रहा, लगातार तेजी के साथ घटता रहा और डॉलर ने उसका स्थान लेना, अमेरिकी मुद्रा ने उसका स्थान लेना शुरू कर दिया। भारत का विभाजन कर स्वतंत्रता प्रदान करना। हम सभी भारतीय इस बात से भली भांति परिचित हैं कि अखंड भारत स्वतंत्र नहीं हुआ, बल्कि भारत का विभाजन पहले किया गया और उसके बाद फिर आज़ादी दी गई। पाकिस्तान और भारत नाम से दो देश स्वतंत्र हुए। बड़ी कठिन परिस्थितियां यहाँ पर उत्पन्न हुई थीं। बड़े सांप्रदायिक दंगे, कत्ले आम की स्थिति उत्पन्न हुई थी। पश्चिम बंगाल में, बंगाल के क्षेत्र में जिस तरह की स्थितियाँ हुई और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में भी इस तरह की स्थितियाँ निर्मित हुई थीं। पाकिस्तान में यही स्थिति थी। स्वतंत्रता देने के साथ हस्तांतरण का कार्य किया गया, लेकिन वह शांतिपूर्वक संपन्न कराने में बहुत रुचि ब्रिटिश सरकार ने नहीं दिखाई और यहाँ से शासन हस्तांतरित कर यहाँ से चले गए, विभाजन किया। इससे आप सभी परिचित हैं। फिलिस्तीन का विभाजन एवं इसराइल का निर्माण। इस क्षेत्र में अरब और यहूदी लंबे समय से संघर्षरत थे। 1948 में अंग्रेजों ने इसराइल को स्वतंत्र देश घोषित कर फिलिस्तीन का विभाजन कर दिया तथा इस क्षेत्र को छोड़ दिया, किंतु यहाँ पर अराजकतापूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई और भयंकर युद्ध शुरू हो गया। एक बड़ा युद्ध लड़ा गया जिसमें अंततः इजराइल की विजय हुई तथा यहूदी राष्ट्र स्थापित हुआ, किंतु विवाद आज पर्यंत जारी है। इसराइल और पड़ोसी देशों में आज तक संघर्ष चल रहा है। कुछ ही समय शांति होती है, उसके बाद पुनः एक दूसरे पर आक्रमण करने लगते हैं। आजकल मिसाइलों का युग है। अभी कल की बात है कि ज़बरदस्त मिसाइल वर्षा एक दूसरे पर की गई है। शीत युद्ध एवं नाटो की स्थापना में भूमिका। लेबर सरकार के द्वारा 1949 में नाटो की स्थापना में बड़ी मदद की गई। इंग्लैंड नाटो के संस्थापक देशों में एक था तथा शीत युद्ध में ब्रिटेन इस काल में संयुक्त राज्य अमेरिका के पक्ष में खड़ा रहा तथा सोवियत संघ का लगातार विरोध करता रहा। इंग्लैंड, अमेरिका तथा यूरोपीय देशों को सोवियत संघ के साम्यवाद से बड़ा खतरा महसूस होता था और इसी के कारण द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सोवियत संघ के साथ ब्रिटेन के संबंध सामान्य नहीं रहे थे और एक तरह से अछूत देश की श्रेणी में रख दिया गया था, क्योंकि वहाँ साम्यवादी व्यवस्था थी और इंग्लैंड और यूरोपीय देशों की भी यह सोच थी कि नाजीवाद जो जर्मनी में उभर रहा था, नाजीवाद से अधिक खतरनाक वो साम्यवाद को मानते थे। और ब्रिटेन के राजनीतिज्ञ ये सोचते थे कि नाज़ीवाद का यदि विकास होता है तो वह साम्यवाद के दमन के काम में आएगा और दोनों लड़कर शांत हो जाएंगे और हमें बिना व्यय किए ही सफलता प्राप्त हो जाएगी। किंतु ऐसा हुआ नहीं। नाज़ी दल या नाज़ी सोच थी, फांसीवाद की जो सोच थी, वो ज़्यादा खतरनाक हुई। 1951 के आम चुनाव में एवं रूढ़िवादी पार्टी को सत्ता प्राप्त हुई। 1951 में कंजर्वेटिव पार्टी पुनः सत्ता में आ गई तथा अगले 13 वर्षों तक उन्होंने शासन किया। 1951 से 1955 तक चर्चिल प्रधानमंत्री रहे। इस काल में 13 वर्षों में स्टील उद्योग को गैर राष्ट्रीयकृत घोषित कर दिया गया। पिछली सरकार ने स्टील उद्योग को राष्ट्रीयकरण उसका कर दिया था, किंतु यह विवादास्पद था, इस पर विवाद चल रहा था, इसका लगातार विरोध हो रहा था। इस सरकार के द्वारा 1953 में इसे पुनः गैर राष्ट्रीयकृत श्रेणी में ला दिया गया। इस प्रकार स्टील उद्योग पर चल रहा विवाद थम गया या शांत हो गया। 18वां बिंदु इस लेक्चर में अंतिम बिंदु, इसके बाद अगले 18 बिंदु अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। घाना, नाइजीरिया
और केन्या की स्वतंत्रता। रूढ़िवादी दल के शासनकाल में 1963 में अफ्रीकी देशों घाना, नाइजीरिया और केन्या को स्वतंत्रता प्रदान की गई। इस तरह अफ्रीकी क्षेत्र में भी यहाँ के परतंत्र देशों को स्वतंत्रता प्रदान की गई। सो इस संकट से अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे।